देखिए गर्ल्स, तो अब यहाँ पर हमारा इस रिकॉर्डिंग में जो सीबीएसई सैम्पल पेपर है 2025 का, उसके कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे, वो हम कवर करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे हमें अपनी थॉट्स को कंसाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ इन्होंने कहा नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के जो टाइप्स हैं, कोई एक टाइप बताना है इन चारों में से एक। तो अब ट्रेनिंग का हम देखते हैं क्या है। शिवा कुमार एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म चलाता है छत्तीसगढ़ में। वेनेवर द फर्म हायर्स न्यू एम्प्लॉइज़, जब कभी भी फर्म नए एम्प्लॉइज़ को हायर करती है तो पहले ही दिन वो सारे एम्प्लॉइज़ जिन्हें हायर किया जाता है उनका वेलकम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें डिटेल्स दे दी जाती हैं ड्रेस कोड के बारे में, लंच टाइमिंग के बारे में, डेली का जो कामकाज है, और फेलो कोलिग्स जो हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ प्रोसीजर से अवेयर कराया जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसे हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। जैसे आप जब 12th क्लास के बाद कॉलेज में जाओगे और फर्स्ट डे आपका कॉलेज में होगा, तो फर्स्ट डे में क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट के जितने प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, वो सारे आपको ऑडिटोरियम में या क्लासरूम में आकर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कॉलेज के बारे में बताते हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। इसे इंडक्शन कहा जाता है। तो यहाँ हमारा ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग है। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि प्रोडक्ट्स को बांट देना किस बेसिस पर, क्वालिटी, साइज, इन बेसिस पर। ये तो ग्रेडिंग होता है, ये आ गया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 13 आया है ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। जैसे कि ये आ गया अनसर्टेनिटी आ गया, डायनामिक आ गया, रिलेटिविटी आ गया, इंटर रिलेटेडनेस आ गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसे। पहला ए पार्ट हम पढ़ते हैं और फिर देखेंगे ए पार्ट इनमें से किसके साथ जा रहा है, बी पार्ट इनमें से किसके साथ जा रहा है, ये हमें देखना। और हमारे पास ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। यहाँ बताया इंक्रीज डिमांड ऑफ खाकरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज़ कम्पेयर टू दिल्ली रीजन। ये नमकीन होते हैं खाकरा और थेपला, ठीक है। ये इनकी डिमांड गुजरात में ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, दिल्ली के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये किसके साथ जा रहा है। तो बेटा एक बात आप सभी याद रखने, अपने दिमाग में बिठा लेना, ये जो पॉइंट है ना, ये जो फीचर है रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स में मैंने बताया था, ये जो पॉइंट है ना रिलेटिविटी, अब और दिमाग में बिठा लेना। रिलेटिविटी का मतलब, जब भी रिलेटिविटी की बात आए ना, आप इसे इस तरीके से देखिए, एक जगह पर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और दूसरी जगह उसकी डिमांड क्या है, कम है। एक जगह पर एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और दूसरी जगह पर उसकी डिमांड क्या है, कम है, उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिविटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान में साड़ी की डिमांड ज़्यादा है और आपका यूएस में साड़ी की डिमांड कम है, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है, रिलेटिविटी फीचर है। क्लियर हो गई बात या नहीं। इसी तरीके से दिल्ली में सुबह चाय के साथ पापे, रस्क जो होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है, और अगर हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ साउथ इंडियन फूड की डिमांड ज़्यादा है, पापों की डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी को आप अपने दिमाग में बिठा लो कि रिलेटिविटी का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट की एक जगह पर डिमांड ज़्यादा होना और दूसरी जगह पर डिमांड कम होना। वो एक शहर से दूसरा शहर भी हो सकता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकती है। तो इन्होंने यही बताया, खाकरा और थेपला की जो डिमांड है वो गुजरात में ज़्यादा है, दिल्ली में कम है। तो ये पढ़ते ही पता चल रहा है कि भाई ये पहला वाला ए जो है वो रिलेटिविटी के साथ जाएगा। अब देखिए आपका काम कितना आसान होगा, अटेम्प्ट करने का तरीका, ये कॉलम वाला। तो ए के साथ देखिए 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ए के साथ 3 लिखा हुआ है, ये ए है और ये 3 है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपका आंसर या तो ऊपर वाला ए पार्ट है या डी पार्ट है। तो यहाँ से हम इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, हमें इन दोनों के बारे में सोचना नहीं है। देखिए कितना काम आसान हो गया हमारा, 2 ऑप्शन हमारे गए। अब हमारा या तो ए है या डी है।
ए जो है वो रिलेटिविटी को जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ कहा डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आर इशूड टू स्टूडेंट accessible in a secured manner to eliminate undesirable practices like corruption and manipulation of records of digital data। ये पूरा एक पैराग्राफ आपका दे रखा है। देखिए, ये मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फीचर्स लिखवाए थे, बिजनेस एनवायरनमेंट के अगर आप फीचर्स देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर डायनामिक, ये जो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है डायनामिक नेचर, यहाँ पर देखिए इसका ये जो पॉइंट है ना, बस आप ये याद रखना, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर लेना, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। तो यहाँ पर शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस या टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आता है तो वो डायनामिक नेचर होता है। बेटा अब ज़रा ध्यान से सुनिए, अब आपके जो रिज़ल्ट आता है 12th क्लास का या 10th क्लास का, ठीक है, वो क्या है आपका डिजिटल है। आप अपना ऑनलाइन आराम से देख सकते हो और फिर आप पासवर्ड वगैरह कीज़ वगैरह डालकर अपना रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो कहा गया डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, पहले सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में होते थे, अब डिजिटल हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाया, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया या आपने कुछ और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, अब आपको जाकर लाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्स डालो बनकर आएगा, पासवर्ड डालो, डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो। तो ये कहलाता है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो ये जो पॉइंट आया है ना डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट, ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को लेकर है। तो पता चला दूसरे वाले का जो फीचर है वो है डायनामिक। तो बस यहीं से क्लियर हो गया, ए का हो गया कौन रिलेटिविटी, बी का हो गया डायनामिक। अब इधर देखिए ए का 3 तो बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही है ए का 3, लेकिन बी का जो सही आंसर है वो क्या है डायनामिक है, और यहाँ बी का फर्स्ट दे रखा है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो पहला है। मैंने सी और डी को कंपेयर कराई नहीं क्योंकि शुरू के दोनों से मुझे ये पता चल गया। तो कभी भी कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपने देख लिया अच्छा ये आंसर ए जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो आप जो नहीं है उन्हें क्रॉस कर देना। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये डायनामिक में 3 चीज़ें बस ध्यान में रखो। एक तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आता है, और एक आता है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस आती हैं, और एक न्यू कंपटीशन इन दी मार्केट। इससे रिलेटेड आपका स्टोरी बन सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इस तरीके से अटेम्प्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बता रखा है। तो जो 3 जुडिशियल मशीनरी है उनका अमाउंट की रेंज क्या है वो देखना है। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक केसेस देखे जाते हैं, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक देखे जाते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ तक, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ 1 रुपये से लेकर 10 करोड़ तक। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि स्टेट कमीशन में जो कंप्लेंट्स एंटरटेन की जाती हैं वहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर होती है, एंड नॉट मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं और 1 करोड़ से ऊपर। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ये बात कही, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनकरेक्ट डिसीजन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेटा आपने जो अकाउंटिंग रेशोज में पढ़ा था ना वर्किंग कैपिटल, वो क्या होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसी को हम जो बिजनेस में पढ़ते हैं इस वर्किंग कैपिटल को, वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। क्या होता है वो नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो इसको अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ तो ये कहेंगे एक्सिस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इन्होंने कहा दूसरा, करंट असेट्स वो असेट्स होती हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल, ये भी बिल्कुल सही है। एक बार अगर आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो वो इरिवर्सिबल है। जैसे अगर मान लीजिए आपने 2 करोड़ की कोई मशीन ख़रीद ली तो फिर लेने के बाद उसे आप इरिवर्सिबल उसे चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये बताया साइज ऑफ द असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये सेंटेंस मैंने नोट्स में दे रखा है और उसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन से कंपनी की जो असेट्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है और कम्पिटिटिवनेस है, ये सब क्या होता है, अफेक्ट होता है। मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये सेंटेंस एग्जैक्ट सेंटेंस सीबीएसई सैम्पल पेपर में है। साइज ऑफ असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। और यहाँ लिखा हुआ है आर नोट, और हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है बात, इसका आंसर ये है। बाकी ये आपका प्लानिंग के ये कंट्रोलिंग की सिग्निफिकेंस को लेकर ये एक पॉइंट आ गया है, ठीक है। स्पाइस वर्क, अ कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स इज कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एम्प्लॉइज एक्टिविटीज़। मतलब एक क्लोज चेक रखती है एम्प्लॉइज के कामों पर। बायोमेट्रिक लगा रखा है यानी कि जो स्कैन करते हैं एंट्री। रेटिना स्कैनिंग है एज मोड्स ऑफ एक्सेसिंग द ऑफिस प्रेमाइसिस इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक देखिए ये बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप सुबह नौकरी के लिए जाते हैं तो आप अपना थंब मशीन पर लगाते हैं, उससे आपकी अटेंडेंस हो जाती है। जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, थंब लगा देते हैं, इसका मतलब आप आउट हो गए। मेट्रो में आप जाते हैं, बायोमेट्रिक है, कार्ड से आप स्कैन करते हैं और आप अंदर एंट्री ले लेते हैं, वापस जब निकलते हैं तो कार्ड से ही आपकी एंट्री होती है। ये सारी चीज़ों से पता है क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है और ऑर्डर में रहता है। तो ये जो बी पार्ट है ना, यही है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। क्लियर हो गई बात ये। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये कहा कि प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट मैनर, ठीक है। ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द वर्क प्लेस। जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या होती है, आपके सोशलाइज होने की शुरुआत होती है। एम्प्लॉय को एक पोस्ट देनी चाहिए जिसके लिए वो सेलेक्ट किया गया है। तो यही बताया कि ये जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इनकी सीक्वेंस बतानी है। स्टाफिंग प्रोसेस आपको याद होगा, स्टाफिंग प्रोसेस में आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, जो सही सीक्वेंस है वो लेना है, और इसमें ये 9th पॉइंट जो है ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग, करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको बताना है। असर्शन में आया कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशन। इन्होंने ये कहा कि कंट्रोलिंग जो है डेविएशन को रोकती है। और फिर यहाँ पर कहा कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेविएशन बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड डिसीजन दैट रिड्यूस देयर रिकरेंस। देखिए एक बात याद रखिए, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, जब प्लानिंग स्टैंडर्ड तैयार कर देती है तो कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और परफॉर्मेंस चेक करके हम डेविएशंस का पता लगाते हैं। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग जो है डेविएशन को रोकता है, तो ये जो एजर्शन है ये तो टोटली फॉल्स है। कंट्रोलिंग जो है वो डेविएशन बताता है ना कि उसे रोकता है, तो ये तो फॉल्स आ गया। हाँ ये जो है ये पॉइंट ये बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग की मदद से क्या होता है, डेविएशन को कम करने में मदद मिलती है, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं ताकि दोबारा से वो ना हो। तो यहाँ पर जो एजर्शन ए है ये फॉल्स है, रीज़न आर क्या है वो ट्रू है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये मैंने आज भी इसका फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजा था। ये फ़ोटोग्राफ आपके सामने है और इसमें देखिए ये एग मार्क बना हुआ है और आपसे पूछा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है। तो याद रखना कि अगर कोई भी सर्टिफिकेशन मार्क वाली फ़ोटोग्राफ आपको दे रखी है, एग मार्क दे रखा है, वुलन मार्क दे रखा है, वो आपका ISI मार्क दे रखा है,
तो ये सारा में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं और क्वालिटी कॉन्शियस होता है। तो ये जो पॉइंट है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, इससे क्या होगा, आपका जो है क्वालिटी कॉन्शियस आप रहेंगे। तो जब भी ये कोई भी आपका सर्टिफिकेशन मार्क आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सर्टिफिकेशन मार्क में क्या होता है, क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं। बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारा 6th पॉइंट है। देखिए यहाँ का आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो अब हम इसमें देखिए दो दो करके दे रखा है, तो हमें यही देखना है कि ऊपर जो स्टोरी है इसमें ये वाला कैसा आएगा, ये आएगा, ये आएगा या ये आएगा। चलो एक बार पढ़ते हैं। गुडविल एंटरप्राइजेज इज़ अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो नीड्स पूरी करते हैं इंडस्ट्रियल यूज़र्स और कंज्यूमर दोनों की। कंपनी इजी फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ये क्या करते हैं, कार वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं और ये कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूज़र दोनों की नीड्स को पूरा करते हैं। जिनके पास इकट्ठा पैसा नहीं है कारों को ख़रीदने का, ऑटोमोबाइल को ख़रीदने का, ये क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं कम ब्याज पर, कम इंटरेस्ट पर। इससे हुआ क्या, जैसे मान लो कोई कार हमें ख़रीदनी है, वो है 50 लाख रुपए की और हमारे पास सिर्फ 4 लाख रुपए हैं। तो अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये इजी फाइनेंस फैसिलिटीज़ देती हैं, ब्याज कम होता है। इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। क्या हो गया, इससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। कंपनी ने एक न्यू ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया टू एफिशिएंटली मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ अक्रॉस दियर मल्टीपल ब्रांचेज एंड लोकेशन। यानी कि क्या हुआ, कंपनी ने जैसे ही फाइनेंस फैसिलिटी लाए तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के बाद उन्होंने एक नया ब्रांच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया, जिससे क्या होगा, पूरे शहर में जितने भी ऑफिसेज हैं सबकी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। डिमांड वर्ड जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है। तो अब देखिए यहाँ भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है। चलो ये तो पता चल गया, ये डिमांड जो बढ़ी है ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, ये पॉइंट तो हट जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है। तो डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ गई है। अब मुझे ये बताइए उसने क्या इंस्टॉल करा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। ये जो नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, नई नई ऐप लॉन्च हो गई हैं, ये किसकी वजह से लॉन्च हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से। किसकी वजह से लॉन्च हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल। तो ये जो पॉइंट है ना, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, ये तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को लेकर है, और ये जो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को लेकर है। तो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल देख लो कहाँ पर है, ये रहा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। तो इस क्वेश्चन का 6 का जो आंसर है वो डी पार्ट है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कहाँ पर, 5th पॉइंट की, 5th क्वेश्चन की। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स। नीचे जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बेनिफिट को बताएगा। यानी कि जब हम कंपनी में हायरिंग करते हैं और वो हायरिंग हम बाहर से कर रहे हैं ना कि अंदर से, बाहर के एम्प्लॉइज़ को हम नौकरी देते हैं, उन्हें हायर करते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए, competitive spirit among the existing staff, reduction in employees turnover, helps in increasing employee satisfaction, develops a sense of security among employees। देखिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो एक्सटर्नल सोर्सेज के बेनिफिट को बढ़ाता है। आप अगर इसे लॉजिकली सोचें, मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, एक बाहर से कोई एम्प्लॉई आ गया, तो याद रखना जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं वो कभी भी खुश तो हो नहीं सकते, तो ये पॉइंट तो है ही नहीं। हेल्प इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज़ तो कभी भी खुश नहीं होंगे बाहर का जब एम्प्लॉइज़ आ जाएगा। ठीक है, और उन्हें ख़तरा महसूस होने लगता है। डिवेलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज़, ये भी नहीं है। रिडक्शन इन एम्प्लॉइज़ टर्नओवर, ये भी बिल्कुल बेकार है कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो नौकरी छोड़कर चले जाएंगे।
होगा क्या, जब नया एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई एम्प्लॉय को नौकरी मिलती है तो जो एग्जिस्टिंग वाले होते हैं ना, उनके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने परफॉर्म करके नहीं दिखाया तो ये जो बाहर से आए हैं ये हमारी जगह ले सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो एक फ़र्क पड़ेगा वो ये होगा कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ में काम करने की जो स्पिरिट है वो बढ़ जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ए पार्ट है। अब आ जाओ ये वाला पार्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रोमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को बेचती है और जो लोग होते हैं वो उसे ख़रीद लेते हैं। यानी कि कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स बेचेगी या डिबेंचर्स बेचेगी तो प्राइमरी मार्केट में जाएगी और पब्लिक ख़रीद लेगी। फिर उसके बाद अगर पब्लिक ख़रीदे हुए शेयर्स को बेचती है या किसी और कंपनी के ख़रीदती है तो फिर उसे सेकेंडरी मार्केट का सहारा लेना पड़ेगा। और याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जब कंपनी शेयर्स बेचती है ना, डिबेंचर्स बेचती है, म्यूचुअल फंड बेचती है, तो इसी को कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, बिल्कुल सही बात है। सॉरी कैपिटल मार्केट जो होती है, आप चाहें तो यहाँ पर देख लें, आपके सामने नोट्स हैं, ये रही कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में बताया, कैपिटल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करती है, मीडियम में नहीं करती। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म तो लिखा हुआ है लेकिन साथ में मीडियम भी है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट होता। पहला तो करेक्ट है लेकिन दूसरा वाला भी करेक्ट होता अगर ये मीडियम वर्ड नहीं होता। तो यहाँ लॉन्ग टर्म में ही डील करती है कैपिटल मार्केट, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद आता है आपका ये थर्ड पॉइंट, असर्शन और रीजनिंग। देखिए क्या कहा, फाइनेंशियल मार्केट एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टेकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, रेफर्स टू मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। भाई देखिए आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी शेयर्स को ओनर्स फंड बोलते हैं, डिबेंचर्स या लोन को बोरोड फंड बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स दे रखा है ये आंसर तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको पता है, ये आपको जो है कितने फ़ंड की ज़रूरत है, कहाँ से मिलेगा और यूटिलाइजेशन कैसे होगा, यही फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है। और इसमें भी वही बात लिखी हुई है, अवेलेबिलिटी और टाइमिंग। लेकिन आप ये देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये कहा है, देखिए सी आंसर है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। लेकिन यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा कि असर्शन ए और रीज़न आर ट्रू हैं, लेकिन रीज़न आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीज़न आर बता रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में और असर्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही एक ही टॉपिक से जुड़े हुए होते तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये दोनों ट्रू हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है 1 नंबर में। हम पहले पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी कि ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनमें से एक स्टेप बताना है। 4 ही स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, उनमें से कोई एक स्टेप बताना है। जो यहाँ पर ये कहा, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विच वाज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म इन द प्रीवियस सीजन। प्रीवियस सीजन में वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन अपकमिंग सीज़न में वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है। क्लियर हो गई बात या नहीं है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, और आपने पढ़ रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है जैस्मीन आलूवालिया मैनेजर है
ठीक है। आर्टिफैक्ट्स म्यूज़ियम मार्केटिंग टीम की रेस्पॉन्सिबल है जो एग्जीबिशन और इवेंट्स को बढ़ावा देती है। प्रीवियस सीजन में क्या हुआ, उसने टोटल वर्क को डिफाइन करा, मैनेजिंग द इवेंट्स इनटू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरीज, बिल पेमेंट्स, यानी कि पूरे काम को उसने इस तरीके से बांट दिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ताकि स्पेशलाइजेशन आए। हाउएवर फिर भी इंस्टीड ऑफ अलोकेटिंग वर्क, उसने अलोकेट करने के बजाय उसने ईच टीम मेंबर को असाइन कर दिया फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे इवेंट को करने। मतलब ये होता है कि जब कोई इवेंट होता है ना, तो छोटे छोटे कामों को अलग अलग लोगों को दे दिया जाता है। हालांकि उसने क्या करा, उसने डिवाइड करा, उसने ये कहा भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इवेंट होगा, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरीज होगी, बिल पेमेंट होगी, लेकिन उसने करा क्या, उसने काम को अलोकेट करने के बजाय उसने हर टीम मेंबर को पूरी जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, काम को मैनेज करने की। इंस्पाइट ऑफ होल्डिंग रेगुलर मीटिंग टू टेक फीडबैक, उसने रेगुलर मीटिंग भी नहीं करी ताकि फीडबैक मिले। जैस्मीन ने प्रॉब्लम फाउंड आउट करी पूरे इवेंट में, तक ये इसी में के ग्राफिक डिज़ाइन में परेशानी आई, रजिस्ट्रेशन, बिल इंक्वायरी में। अपकमिंग इवेंट में उसने क्या करा, उसने डिवाइड कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपना जो भी उसका ऑब्जर्वेशन था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि काम को बांटा तो सही, लेकिन उसने अलोकेट नहीं कर पाई। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ये उसने प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करा प्रीवियस सीज़न में, और अब अगले सीज़न में उसने इस पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपरली परफॉर्म करा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। अब यहाँ पर ये पूछा है कि भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के नेचर में हाईलाइटेड इन दी अबाव केस, मैनेजमेंट एज साइंस, प्रोफेशन, आर्ट, या दोनों। तो इसका आंसर मैनेजमेंट एज साइंस है। यहाँ पर आप ये पैराग्राफ वगैरह जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप देखें ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर को, तो इससे हमें देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, थोड़ी सी एनालिसिस करनी है। एक क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है जिसमें फिगर आएगी और फिगर को देखकर आपको आंसर बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए आपका ये जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, असर्शन रीजनिंग, पूरे टॉपिक्स में 2 क्वेश्चन आए हैं असर्शन रीजनिंग वाले। तो एक हो गया फिगर वाला, 2 हो गए असर्शन और रीजनिंग वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट ये आया है, ठीक है, और आगे देखते हैं। एक स्टेटमेंट आपका ये आया है, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट का है, 2 असर्शन रीजनिंग है, और एक क्वेश्चन फिगर वाला है, और एक क्वेश्चन है कॉलम और कॉलम 2 मैचिंग वाला। यानी कि इससे अच्छा, अब आप एक चीज़ ये देखिए कि ये जितने भी टॉपिक्स इसमें गिवन हैं, यहाँ से हम कुछ ना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। वो एनालिसिस ये है कि 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग है, 2 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं, एक क्वेश्चन कॉलम की मैचिंग है और एक क्वेश्चन फिगर वाला है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये जो असर्शन रीजनिंग वाले हैं, एक तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है, एक आपका कंट्रोलिंग से है। तो इन सभी क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करके चलिए ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए हमारा शायद प्रीवियस रिकॉर्डिंग में रह गया था, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें 2 पार्ट थे। यहाँ पर कहा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की, आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन नीड। मैस्लो ने 5 नीड्स दी थी, उनमें से एक नीड को आइडेंटिफाई करना है। दैट भानुप्रिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, जो भानुप्रिया का ऊपर नाम आया होगा उसने रिकॉग्नाइज करी, ताकि सबऑर्डिनेट्स काम करें अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। और आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि पहले आइडेंटिफाई करो फिर एक्सप्लेन करो। 2 इंसेंटिव्स जो भानुप्रिया ने प्रोवाइड करे हैं एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। यानी कि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ नाम बताना है, यहाँ दोनों इंसेंटिव्स के नाम बताकर दोनों को एक्सप्लेन भी करना है। तो चलिए देखते हैं ज़रा। वेन भानुप्रिया ने ज्वाइन करा टेक्निकल हेड ऑफ लॉजिक लोटस इनोवेटर्स, ये कंपनी का नाम है, इसमें टेक्निकल हेड के तौर पर भानुप्रिया ने ज्वाइन करा, तो वो बहुत ज़्यादा कीन, बहुत ज़्यादा दिलचस्प, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में कंपनी की। हाउएवर फिर भी उसने ये ऑब्जर्व करा
कि एम्प्लॉइज़ को डीमोटिवेटेड किया गया और क्योंकि नो अटेंशन वाज गिवन टू दियर वर्क। एम्प्लॉइज़ जो काम करते थे उनके काम को अटेंशन नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज़ क्या होते थे, डीमोटिवेटेड होते थे। ठीक है। ऑल्सो द वर्कर्स वर गिवन लिटिल फ्रीडम टू मेक दियर डिसीजन। वर्कर्स को फ्रीडम नहीं दी जाती थी कि वो डिसीजन लें। क्लियर हो गई बात। भानुप्रिया ने डिसाइड करा कि वो एम्प्लॉइज़ को स्टिमुलेट करेगी, टी शर्ट में हर वर्कर का नाम लिखेगी और उसने वर्कर्स को डिसाइड करा कि वो कमेटीज़ में इंक्लूड करेगी। इससे एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस बढ़ गई। तो अब आप ये देखिए, अगर ये ऊपर वाला पैराग्राफ आपने पढ़ा हो, चलो हम देखते हैं। पहली नीड होती है मैस्लो की फिजियोलॉजिकल, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है, जो यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं पाया जा रहा। दूसरी होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि वो ये चाहते हैं भाई एक्सीडेंट से वो बच जाएं, बीमारी से बच जाएं, चोरी से बच जाएं। यहाँ इस ऊपर वाले पैराग्राफ में ऐसी कोई बात नहीं हो रही। फिर एक आता है बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स, वो भी नहीं है। एक आती है स्टीम नीड्स, और अगर स्टीम नीड्स का आप पहला ही सेंटेंस देखें, ये अगर आप नोट्स में देखें पहला सेंटेंस स्टीम नीड्स का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा स्टीम नीड्स। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। इज्जत चाहिए और रिकॉग्निशन चाहिए। और यहाँ क्या लिखा हुआ था, एम्प्लॉइज डीमोटिवेटेड होते थे क्योंकि उनके कामों को अटेंशन नहीं दी जाती थी। इसे बोलते हैं कि रिकॉग्निशन नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिली, रिकॉग्निशन नहीं मिली। तो यहाँ जो मैस्लो की नीड पाई गई है वो स्टीम नीड्स पाई गई है। क्लियर हो गई बात। अब हुआ क्या, नीचे वाले पैराग्राफ में भानुप्रिया ने अपने एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को स्टिमुलेट बढ़ाने के लिए टी शर्ट में नाम लिखवाकर हर एम्प्लॉय को दे दिया, भाई ये पहन लो। इससे क्या हुआ, रिकॉग्निशन मिली, पहचान मिली। ठीक है, क्या मिला, एम्प्लॉइज़ को पहचान मिली। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए एम्प्लॉइज़ को डिसाइड करा कि हम इंक्लूड करेंगे वर्कर्स को वर्क कमेटी में, तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉइज़ पार्टिसिपेशन। और ये जो टी शर्ट पे नाम लिखा है एम्प्लॉइज़ का, इससे क्या हुआ, ये आया एम्प्लॉइज़ रिकॉग्निशन। तो ये दो इंसेंटिव्स आपके आ गए और एक मैस्लो की थ्योरी आ गई स्टीम नीड्स। अब आप एक काम ये कर लेना कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में जो ये क्वेश्चंस गिवन हैं, इन क्वेश्चंस को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना। जैसे कि भाई यहाँ मैस्लो की थ्योरी आ गई, तो आप मैस्लो की थ्योरी अच्छे से करके चलो, इंसेंटिव्स को बहुत बढ़िया से तरीके से करके चलो। ठीक है। इसी तरीके से फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर आ गया, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आ गया। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। तो ये रिकॉर्डिंग थी आपकी कौन सी, सीबीएसई सैम्पल पेपर की दूसरी रिकॉर्डिंग। पहली रिकॉर्डिंग में भेज चुका हूँ। होप ये आपका अच्छे से समझ में आया हो, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।